हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई ऑटो लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें कॉल किया कि ओला के चार्जर के बारे में कुछ बताएं। तो मैंने ओला का एक एस्केमेटिक डायग्राम तैयार किया है, जो कि खुद मैंने डिज़ाइन की है। और इसमें जो ओला का जो चार्जर है, जो आप ये सर्किट या स्कीमेटिक डायग्राम देख रहे हैं, ये पीएफसी सेक्शन है। तो पहले मैं इस सेक्शन का नाम लिख देता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो ओला का प्रयोग आजकल किया जा रहा है स्कूटी के अंदर, और उसके अंदर एक चार्जर का प्रयोग किया जाता है, जो कि बैटरी के अंदर यूज किया जा रहा है या बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो उसका एक सेक्शन हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो आप हमारे स्टूडेंट के साथ साथ जो यहाँ से जा चुके हैं, उनका ज़्यादा डिमांड था, तो मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम तैयार किया है। वैसे हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, जो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते रहेंगे, हमारे स्टूडेंट को भी और आप सभी को भी, आप सभी दर्शकों को भी मिलेगा। तो आप घर बैठे भी इसको सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप डीपली सीखना चाहते हैं, ब्रीफ सीखना चाहते हैं, बारीकियों को सीखना चाहते हैं, तो एक बार मल्टीटेक आपको आना पड़ेगा और आकर के मुझसे मिलना पड़ेगा। तो इसके बारे में और विस्तृत आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं, ओला का पीएफसी विभाग या पीएफसी सेक्शन, ये बेसिकली पीएफसी क्या होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। जितने भी एडवांस चार्जर हैं, चाहे वो स्कूटी का हो या ऑटो का हो, तो हर में आज के ज़माने में पीएफसी सर्किट यूज किया जा रहा है। बेसिकली इसका मेन काम ये होता है कि आपके घर में अगर इनपुट वोल्टेज यानी एसी इनपुट वोल्टेज कम या ज़्यादा आ जाता है, तो ये क्या करता है, आउटपुट को स्थिर रखता है। यानी केवल आउटपुट वोल्टेज ही स्थिर नहीं रखता, बल्कि उसके एम्पियर को भी स्थिर रखता है। बेसिकली मान लीजिए आप एक गांव में हैं और उस गांव में वोल्टेज कम रहता है, या ऐसे शहरों में रहते हैं जहां पे बिजली की के जो इनपुट वोल्टेज वो कम आती है, 200 से नीचे आता है। तो अगर आपके चार्जर के अंदर पीएफसी सेक्शन मौजूद है, तो वो बेस्ट काम करता है। साथ ही साथ ये थोड़ा फास्ट भी चार्ज करता है। वो कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं इस स्कीमेटिक डायग्राम को समझने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसका क्या नाम होगा। सबसे पहले जो आप यहाँ पे एक 6 पिन की आईसी देख रहे हैं, जिसे पीएफसी ड्राइवर कहेंगे। पीएफसी ड्राइवर आईसी, ये पीएफसी ड्राइवर आईसी है जो 6 पिन की है। हालांकि इसका ऑसिलेटर अलग होता है, जो कि कंट्रोलर के अंदर मौजूद है। तो इन सभी को वर्क में लाने के लिए पहला हमने टॉपिक बता दिया, ये पीएफसी ड्राइवर आईसी है जो 6 पिन की है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पीएफसी मॉसफेट है, पीएफसी मॉसफेट। और ये जो आप देख रहे हैं, पीएफसी कॉइल, जिसे हम इंडक्टर भी कहते हैं। और ये जो है एक कैपेसिटर है। वैसे तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, लेकिन हम इसे टेक्निकल व्यू में एमएफसी कहते हैं, यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं। तो अब ये पीएफसी सर्किट के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स थे, हमने आपको बता दिया है। अब ये कैसे काम करता है, ये समझना है। लेकिन आपको समझाने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस लाइन से बिलोंग करते हैं या इस लाइन को सीखना चाहते हैं, जैसे आपको किसी भी हेवी लोडर के चार्जर्स के बारे में जानकारी चाहिए, या लिथियम आयन बैटरी के बारे में जानकारी चाहिए, या अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं,
या फिर किसी भी ब्रांड के जो L5 के चार्जर्स हैं उसको सीखना चाहते हैं, साथ ही साथ बेसिक चार्जर्स का भी, जो कि आजकल ई रिक्शा और ई ऑटो में यूज किया जा रहा है और ई बाइक में भी यूज किया जा रहा है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलती है एस्केमेटिक डायग्राम के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, बोर्ड पे वो सारा चीज़ आपको बताई जाती है। तो चलते हैं इसके फंक्शन को समझने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी आईसी को एक्टिव करने के लिए हमें सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें सप्लाई देनी पड़ेगी। तो ये आप जो देख रहे हैं रेड लाइन, तो इस पे आपको सप्लाई आती है फ्रॉम, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेगी, लेकिन कहाँ से मिलती है ये जानते हैं। ये आता है फ्रॉम स्टार्टअप सर्किट से, यानी इस चार्जर में एक अलग से स्टार्टअप सर्किट बना है, तो उस स्टार्टअप सर्किट के द्वारा या स्टार्टअप के सेकेंडरी से 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और एक लो वैल्यू रजिस्टर के द्वारा इस पिन पे पहुंच जाती है 12 वोल्ट के करीब। उसके बाद इसका एक पिन ग्राउंड भी है, जो कि फ्लोटिंग ग्राउंड से जुड़ा है, यानी MFC के माइनस से जुड़ा है। ये फ्लोटिंग ग्राउंड बेसिकली जब ब्रिज काम करता है तब बनता है। और यहाँ पे दोस्तों ये भी कहना चाहूँगा कि फ्लोटिंग ग्राउंड को आप नंगे हाथों से न छुएं, नहीं तो करंट लगने की संभावना बनती है। इसे थोड़ा सा केयरफुली चेक करना पड़ता है या इसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है, और कहाँ कहाँ पे सावधानी रखनी होती है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाती है। तो दोस्तों, किसी भी ड्राइवर आईसी को अगर हम सप्लाई और ग्राउंड दे देंगे तो वो ड्राइवर आईसी कार्य नहीं करती। अब उस ड्राइवर आईसी को कार्य कराने के लिए हमें कोई ना कोई सिग्नल देना होगा, जिसे ड्राइव सिग्नल के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ड्राइवर का काम ये होता है कि कहीं से सिग्नल को उठाना और फिर कहीं दूसरे जगह पर पहुंचा देना, लेकिन उस सिग्नल का स्ट्रेंथ को मजबूत कर देना, यानी काफ़ी ताकतवर बना देना। इसे ड्राइवर आईसी कहा गया। जो आप ये देख रहे हैं, इसे हम PFC ड्राइवर यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। तो जैसे ही इसके सप्लाई ग्राउंड मिलते हैं तो केवल एक्टिव होता है, लेकिन प्रॉपर एक्टिव करने के लिए, पूरी तरह से चालू करने के लिए इसे सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जो आप ये स्काई ब्लू देख रहे हैं, ये सिग्नल दिया जाता है, ये कहाँ से आता है? फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर आईसी, यानी इसका ओसिलेटर, वैसे तो ओसिलेटर से आना चाहिए था, लेकिन इस सर्किट के अंदर ओसिलेटर नहीं यूज है, बल्कि कंट्रोलर के अंदर ही, यानी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही ओसिलेटर का प्रयोग किया गया है, वहाँ से ये सिग्नल भेजता है। लेकिन कंट्रोलर आईसी या माइक्रो कंट्रोलर आईसी के एक्टिव करने के लिए भी सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, जो कि स्टार्टअप सर्किट के द्वारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है उसे 5 वोल्ट में बदल करके पहले माइक्रो कंट्रोलर आईसी को सप्लाई दिया जाता है। और जब माइक्रो कंट्रोलर आईसी को सप्लाई दिया जाता है तो भी माइक्रो कंट्रोलर पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता है। उसे एक्टिव करने के लिए और भी बहुत सारे सर्किटें जुड़ी होती हैं, जो कि आपको किसी दूसरे वीडियो में मिलेगा। लेकिन अगर विशेष जानकारी चाहिए तो हम उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जैसे ही इसको सप्लाई और ग्राउंड मिलती है तो ये ड्राइवर आईसी केवल एक्टिव होती है, लेकिन प्रॉपर एक्टिव करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर आईसी से सिग्नल आएगा और उस सिग्नल का नाम है ड्राइव सिग्नल, जो कि बहुत ही कम वोल्टेज के आसपास आता है। लगभग यहाँ पे 1 वोल्ट के आसपास आपको मिलेगा। अब जैसे ही ये सिग्नल्स, ड्राइव सिग्नल्स इस पिन पे पहुँचती है तो होता क्या है कि अब यहाँ से आउटपुट हो जाएगा इन दोनों पिनों से। हालांकि ये अलग अलग ड्राइव सिग्नल बनाई गई है 2 अलग अलग मॉसफेटों के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिंगल मॉसफेट यूज किया गया है तो दोनों के आउटपुट पिन्स को आपस में शॉर्ट किया गया है, एक लो वैल्यू रजिस्टर के द्वारा या एक लो वैल्यू रजिस्टर के द्वारा शॉर्ट कर दिया गया है और उसको मजबूत बना दिया गया है। लेकिन कई आपको ओले के चार्जर्स के अंदर जो PFC में 2 मॉसफेट होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको ये 2 मॉसफेट यहाँ पे लगा मिलेगा, जिसे H ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे ही ये सिग्नल इसके गेट पे पहुँचेगा, यहाँ पे ड्राइव सिग्नल पहुँच गया, लेकिन ड्राइव सिग्नल पहुँचाने से पहले
आपको इसको सप्लाई भी पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी मॉसफेट को ऑपरेट करने के लिए जो उसकी बाइसिंग वोल्टेज होती है वो देना पड़ता है। बाइसिंग मीन्स आप इसके ड्रेन पर वोल्टेज देंगे, गेट पे वोल्टेज देंगे और सोर्स पे भी वोल्टेज देंगे। जब जब तक ये तीनों पिनों पर वोल्टेज नहीं मिलेगी तब तक ये काम नहीं करेगा। वैसे तो सोर्स अक्सर ग्राउंड होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ग्राउंड, हालांकि हम ये समझते हैं कि वो 0 वोल्ट है, यहाँ पे ग्राउंड का मतलब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको आपको बोलना पड़ता है 0 वोल्ट्स। तो 0 वोल्ट्स सोर्स पे मिलेगी फ्रॉम एमएफसी के माइनस से या ब्रिज से। बेसिकली वो ब्रिज देता है, तो यहाँ पे आपको 0 वोल्ट मिल जाएगा, 0 वोल्ट फ्रॉम ब्रिज के माइनस से या फ्लोटिंग ग्राउंड से। लेकिन ड्रेन पे भी हमें वोल्टेज पहुंचानी पड़ती है, तो ड्रेन की वोल्टेज भी आपको पहुंचेगी। कैसे पहुंच रही है आप सिंपली देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला टर्मिनल्स, बेसिकली ये जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ब्रिज के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब ब्रिज के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये आपको ये जो पीएफसी कॉइल लगा हुआ है इसके थ्रू आपको ये सप्लाई ड्रेन पे पहुंच जाएगी। और सोर्स पे 0 वोल्ट मिला है, जो ब्रिज के माइनस से कह सकते हैं या एमएफसी के माइनस से। बेसिकली वो ब्रिज के माइनस ही माना जाता है, और ब्रिज के माइनस के साथ एमएफसी का माइनस टर्मिनल कनेक्ट होता है। तो जैसे ही इसकी ड्रेन की वोल्टेज और सोर्स की वोल्टेज मिलेगी और इधर से जो ड्राइवर आईसी है उसे गेट के ऊपर वोल्टेज या सिग्नल मिलेगा, तो ये सिग्नल मिलते ही क्या होगा, ये मॉसफेट कभी ऑन कभी ऑफ, यानी ऑन ऑफ होना चालू हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि पीछे कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। सपोज दैट इसकी फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज है, अक्सर 8 से 12 किलोहर्ट्ज होता है हर का। तो 8 किलोहर्ट्ज का मतलब है कि 4000 बार ऑन और 4000 बार ऑफ होना 1 सेकंड के अंदर। तो जैसे ही ये ऑन ऑफ होने लगेगा तो जो ये डीसी वोल्टेज ब्रिज से आ रही थी वो एसी में कन्वर्ट हो जाता है, और एसी में कन्वर्ट होते ही ये डायोड, इस डायोड के द्वारा जो एसी बनी, तो ये डायोड क्या करेगा, अनप्योर डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अनप्योर डीसी मीन्स अशुद्ध डीसी, यानी इसमें 100% प्योर डीसी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी डायोड एसी को प्योर डीसी में नहीं बदलता बल्कि उसे अनप्योर डीसी में बदलता है। क्योंकि यहाँ पे लोड अधिक है, तो जो आप ये जो डायोड देख रहे हैं ये एक पावर डायोड है। पावर डायोड है, उस पावर डायोड का प्रयोग किया गया है। यहाँ बहुत सारे डायोड्स होते हैं। अक्सर हम समझते हैं कि सारे डायोड एक जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पावर डायोड अलग होता है, टनल डायोड अलग होता है, फिर आपको गन डायोड अलग होता है, डैग डायोड अलग होता है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ डायोड्स। वो सारी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं इस पावर डायोड की बात कर रहा हूँ। ये पावर डायोड क्या करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा अनप्योर डीसी में, और ये एमएफसी क्या करेगा, उसे प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देगा, यानी 100% प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और ये प्योर डीसी आपको जहाँ पर भी जानी है वहाँ पे ये चली जाती है। फ़िलहाल इस सर्किट में उसमें मैंने नहीं जोड़ा है कि वो कहाँ गया है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा आपको बता दूँ कि ये जाता है पुश पुल स्विचिंग सर्किट के अंदर, जो मेन मॉसफेट होता है उसके ड्रेन पर, और भी बहुत जगह और भी जाती है। तो वो सारे स्कीमेटिक डायग्राम आपको प्रॉपरली आपको मिलेगा। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाया गया है उसको जानबूझ के छोटा किया गया है कि कम समय में उसको हम आपको बता सकें। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अब क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जो वोल्टेज आई थी ब्रिज से, वोल्टेज आई थी, तो आपको ये वोल्टेज जो आ रही थी ये कॉइल से होता हुआ डायोड के द्वारा भी इस एमएफसी पे पहुंच रही है, और फिर इधर से भी इस डायोड के द्वारा यहाँ पे वोल्टेज पहुंच रही है, जो कि आपको पुश पुल सर्किट में भेज रहा है। तो जब वोल्टेज यहाँ पे पहले से ही पहुँच गई थी तो फिर इसको क्या ज़रूरत था, तो इसका जवाब ये है कि जब हमारा ये पीएफसी सर्किट काम नहीं कर रहा था तो यहाँ पे लगभग 310 वोल्ट था। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमारा पीएफसी सर्किट काम नहीं कर रहा था
तो यहाँ पे 310 वोल्ट मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही ये स्विचिंग करने लगा और ये डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया स्विचिंग के बाद, और ये डायोड के द्वारा उस जो एसी को डीसी में बनाया गया, तो इस एमएफसी के इस टर्मिनल पर जो पहले 310 था, अब ये 412 के आसपास मिलने लगेगा, 412 वोल्ट मिलने लगेगा। अब यही 412 वोल्ट आपको अगला सर्किट जो कि मैंने आपको बताया ये पुश पुल सर्किट में जाता है, वहाँ पर भी ये वोल्टेज पहुँच जाएगी। अब ये वोल्टेज एक तरह से हम कह सकते हैं कि पीएफसी सर्किट का काम जो 300 वोल्ट को लगभग 412 वोल्ट के आसपास बना के देना होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी हो जाता है, और इसको पूरा कैलकुलेशन के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अच्छी तरह से उसको बताएंगे कि ये क्यों ऐसा होता है। साथ ही साथ मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अब जैसे ये वोल्टेज बढ़ गया है, तो बढ़ाया क्यों गया? इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि इसके ऊपर लोड पड़ता है। तो अगर हम बैटरी का एक लोड है, अगर हम उसके ऊपर अगर लोड दे रहे हैं तो हमारा एम्पियर भी अच्छा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले जब ये स्विचिंग काम नहीं कर रही थी या पीएफसी सर्किट काम नहीं कर रही थी, तो भी आपको पुश पुल स्विचिंग सर्किट में वोल्टेज पहुंच रही थी, लेकिन वो उतना ताकतवर नहीं था जितना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये काम किया तो अब ये ताकतवर बन जाता है, जिससे अब आपकी बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज कर सकता है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे और कंपोनेंट्स बचे हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। आइए जानते हैं कि उन कंपोनेंटों का काम क्या है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि गेट से ग्राउंड के बीच है या फ्लोटिंग ग्राउंड के बीच है। इस रजिस्टर का मेन काम क्या है? इसका काम ये होता है कि मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है किसी भी कारण से, मान लो कि जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो इनपुट सिग्नल्स माइक्रो कंट्रोलर से आ रही है, अगर वो अनबैलेंस करके भेजा या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई या घट गई, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी घटती और बढ़ती है। खास करके जब बढ़ती है तो ये क्या करता है, बाईपास कर देता है, ग्राउंड में भेज देता है, जिससे हमारा मॉसफेट सुरक्षित रह सके। क्योंकि मॉसफेट एक सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं, बहुत ही जल्दी ख़राब हो सकता है अगर हम इसका ध्यान न रखें, या इससे जुड़े हुए जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं अगर हम इस पर ध्यान न दें तो मॉसफेट तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप रिपेयर कर रहे हैं, इस लाइन में जुड़े हुए हैं, तो आप इन बातों का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि हम इसकी कैलकुलेशन के बाद हम इसकी वैल्यू अप डाउन कर दें। तो कंपनियों ने कोई ना कोई फार्मूले के द्वारा इसको डिज़ाइन करता है, जो नंबर लगा हुआ है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसी रजिस्टर को, उसी डायोड को या उसी मॉसफेट को लगाएं या उसका इक्विवेलेंट ही लगाएं तो बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर। बेसिकली ये ड्राइवर को जब ऑन ऑफ सिग्नल मिलता है इसको और स्विचिंग होने लगती है, तो एक तरह से बैलेंस करने का काम करता है, स्थिर करने का काम करता है। अगर एक्स्ट्रा सिग्नल कोई बनता है तो ये क्या करता है, उसे ग्राउंड कर देता है, जिससे हमारा यहाँ से जो स्विचिंग सिग्नल है वो प्रॉपर आउट होता रहे, इसलिए ऐसा किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अब हमारे पास दो और पॉइंट्स है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्यों लगा हुआ है। तो अक्सर ये सप्लाई के पाथ में आपने देखा होगा या सिग्नल के पाथ में एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा होता है। अगर हम इसको खोल के फेंक दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो इसका क्यों यूज़ किया गया है? ये इसलिए यूज़ किया गया है कि कभी भी मान लीजिए कि इसका एम्पियर, आपका सर्किट एम्पियर ज़्यादा खींचने लगता है, तो ये क्या होता है, खुद को शॉर्ट कर देता है। चाहे वो सिग्नल के पाथ में लगा हो, चाहे वो वोल्टेज के पाथ में लगा हो, तो वो क्या करेगा, सिग्नल को या वोल्टेज बढ़ने पर या एम्पियर ज़्यादा खींचने पर ये क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने से जैसे ही वोल्टेज, ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा, और चाहे वोल्टेज जा रहा हो या सिग्नल जा रहा हो वो नहीं जा पाता, जिससे आपको ये ड्राइवर विभाग काम नहीं करता और आगे का सर्किट भी पूरा काम करना बंद कर देता है। तो जितने भी आप एडवांस ईवी देखेंगे उसमें बहुत सारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है।
तो अगर वो सप्लाई के पाथ में है या सिग्नल के पाथ में हटा तो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास नहीं मिलता है, ख़राब हो गया है, तो उसे आप चेंज ना करके आप उसको हटा सकते हैं। लेकिन वो कब ख़राब हो जाएगा आगे वाला आपका मॉसफेट, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आपको कभी ख़राब ये कैपेसिटर्स मिलता है तो आपको कोशिश करना चाहिए वो लगा देना क्या। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर का काम एक तरह से सर्ज बाईपास की तरह है या सर्ज की तरह है कि कोई हाई सर्ज आता है तो ऐसी स्थिति में ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है और सर्किट को काम करने से रोक देता है। तो दोस्तों, लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा और आपका कोई और डिमांड हो चार्जर से रिलेटेड कि मुझे इस चार्जर के बारे में बताइए, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकूं और आपको बता सकूं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, डीपली सीखना चाहते हैं, तो आप हमें टाइम दीजिए और यहाँ से अच्छी तरह से सीख करके जाइए। क्योंकि हम लोग का मेन मकसद अब ये है कि क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे चार्जर्स बना देते हैं या कंट्रोलर बना देते हैं, उसको रिपेयरिंग करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो अक्सर लोग उसे रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि उसे रिप्लेस ना करके आप उसे रिपेयर कीजिए और उसमें अच्छे अर्निंग ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।